एनआईएस का लेसन 3। ठीक है, इसमें ये बता रही हूँ कि देखिए आपने कभी किसी तत्व देखे होंगे जैसे N, यहाँ 2 लिखा रहता है, ये Br यानी कि क्या है ब्रोमीन, यहाँ 2 लिखा रहता है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 लिखा रहता है। ये 2 लिखने का क्या कारण है? पहले तो आपको पता है इसको कहते क्या है। ये क्या होता है, ये है नाइट्रोजन का अणु सूत्र, ये है ब्रोमीन का अणु सूत्र, क्लोरीन का अणु सूत्र। अणु सूत्र यानी कि ये एक अणु हमने यहाँ पर लिखा है। जो ये 2 लिखने का बच्चों कारण होता है कि किसी भी तत्व का एक अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना है वो नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए अगर नाइट्रोजन का अणु सूत्र जो होगा, अणु सूत्र क्या होगा, N2। ठीक है, इसलिए N2 कहला रहा है। और इसको हम कहते क्या हैं, जिसका एक अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं द्विपरमाणु। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी एक अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, क्लोरीन। जब ये अगर हम कहेंगे कि क्लोरीन का अणु सूत्र लिखो तो आप Cl नहीं लिख सकते, ये गलत। आप क्या लिखोगे, अणु सूत्र यानी कि कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। ये आपको पता है कि यौगिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, तत्व अणु से मिलकर और अणु परमाणु से मिलकर। तो Cl2 हम लिखेंगे जब Cl2, तो ये होगा उसका अणु सूत्र। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन का अणु सूत्र। अच्छा, अब आप तो ये समझ गए जिनके नीचे 2 लिखा रहता है वो होते हैं द्विपरमाणु। उसके अलावा अब जिसके नीचे 3 लिखा रहेगा वो हो जाएंगे त्रिपरमाणु। और ऐसे ही 4 और 5 मोस्टली आपने देखे होंगे 2 ही लिखे रहते हैं, क्योंकि मोस्टली तत्व के जो अणु हैं वो 2 ही परमाणुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन सब नहीं। अब जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस का जो एक अणु होता है बच्चों वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, तो हम इसीलिए P4 लिखते हैं। ये 4 परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका अणु सूत्र है, अगर कहा जाएगा कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है तो आप P2 नहीं लिख सकते, गलत है, क्योंकि उसका जो एक अणु है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए हम P4 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर, अगर सल्फर का कहें तो सल्फर पता है 1 2, ये देखिए ये बना है 8 परमाणुओं से मिलकर बना, S8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 परमाणुओं से मिलकर बना है सल्फर का एक अणु, इसलिए सल्फर क्या कहलाएगा, S8। अगर सल्फर का हमको अणु सूत्र लिखना है तो हम लिखेंगे S8। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से आपको पता है कुछ ही साल पहले एक कार्बन के एक ऐसे अणु की खोज हुई जिसका जो परमाणु था, जिसका जो अणु सूत्र था वो था 60, मैक्सिमम 60। इसकी खोज बंक मिस्टर फुलेरिन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, इसीलिए इस तत्व का नाम क्या रख दिया गया, फुलेरिन। ठीक है, ये 60 परमाणु यानी 60 परमाणुओं से मिलकर बना है इसका और एक अणु। ठीक है, अगर फुलेरिन कहा जाएगा तो C60 होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपको आ गया एक तत्व कैसे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है। अब हम एक यौगिक की बात करते हैं, जैसे H2। कोई भी यौगिक वो जिन जिन अणुओं से मिलकर बनता है तो उनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो वेरिएट कर सकती है। अब जैसे कि H2O, ये एक यौगिक है, ये किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, H और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, ऑक्सीजन का 1, तो ये हो गया पानी, यानी कि कौन सा यौगिक, H2O।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो वो भी C1 और O2, ठीक है। तो ये अलग अलग, ये एक अणु इसका 2 परमाणु से मिलकर बना है और कार्बन यहाँ पर सिर्फ 1 परमाणु ही उसका आया है। तो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड में वो कितने परमाणु हैं? 3। इसमें कुल कितने परमाणु हैं? 3। उसी तरीके से अगर आप C2H5OH, ये अल्कोहल का सूत्र होता है, इसमें टोटल कितने हैं? देखिए C के कितने हैं? 2 परमाणु, फिर H के कितने हैं? 5 इधर 1 इधर, यानी 6। H H H H H और H, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और प्लस O का कितना है? ये देखिए 1, ठीक है। तो टोटल कितने परमाणुओं से मिलकर बना है अल्कोहल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 परमाणुओं से मिलकर बना है। और अलग अलग तत्वों के जो या और अणुओं के जो संख्या है, परमाणुओं की जो संख्या है, उसके बाद अणु के बनने की जो परमाणुओं की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमको C2 ही ऐड करना पड़े तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगी जब सिर्फ 1 कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु क्रिया करेंगे, ठीक है। इसीलिए यौगिक और मिश्रण में आपको अंतर पता है कि यौगिक वो होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उतने ही अमाउंट के अगर परमाणु मिलेंगे, उतने ही रेशियो में तत्व या अणु क्रिया करेंगे तभी वो यौगिक बनेगा। और मिश्रण जानते हैं कितने भी अमाउंट में कुछ भी मिला दो, जैसे हम खिचड़ी खाते हैं या चाय पीते हैं तो वो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं कहलाएगा, यौगिक पानी कहलाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले आते हैं तो फिर वो H2O2 हो जाएगा, वो पानी नहीं होगा, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, वो पानी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसे तो अगर हमें अलग लिखना है तो हम H2 ही लिखेंगे, अलग लिखना है तो O2 ही लिखेंगे, इसका अणुसूत्र ये है, इसका अणुसूत्र ये है। लेकिन अगर पानी बनना है, कोई यौगिक बनना है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के दोनों ही परमाणु मिलके ही वो यौगिक जो अणु बने और वही इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसमें हम O का 1 सिर्फ परमाणु मिलकर, और टोटल हमें पता है 3 परमाणु इसमें भाग लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको इसका द्रव्यमान बताते हैं। हाँ, अब आपको पता लग गया कि H2O बना है तो कैसे बना है कि 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का इससे मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें ये अणुसूत्र है किसका? पानी का, ये पानी का अणुसूत्र है ना, वाटर का। अगर हमें इसका आणविक द्रव्यमान निकालना हो H2O का, तो क्या करेंगे? H2O का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो अब किसी भी तत्व का, यौगिक का आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि उसमें जितने अणु इन्वॉल्व है, जितने अणु मिलकर वो यौगिक जो बना है, वो जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, टोटल परमाणुओं की संख्या का जो योग होता है, जो टोटल होता है, वो होता है किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान। यानी इसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सब का द्रव्यमान का योग, ठीक है। अब जैसे H2O किससे बना है? पहले क्या है? H कितने हैं? 2। अब इसके लिए हम देखेंगे कि H का द्रव्यमान कितना होता है। आपके लेसन 3 के पेज नंबर 57 पे सबके द्रव्यमान दिए, 57 और 58 पेज पे, ठीक है। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.08। अब हाइड्रोजन के, ये 1 परमाणु का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु इन्वॉल्व है पानी बनाने में? 2, तो इनटू 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 8 2 16 और 0.21 2.16, ठीक है। ये हो गया पूरे 2H का। 2H का कितना हो गया टोटल? 2.16। अब दूसरा क्या है? O के कितने इन्वॉल्व है परमाणु? सिर्फ 1। O का होता कितना है परमाणु द्रव्यमान? 16, यानी कि 16। तो अब टोटल H2O का द्रव्यमान कितना हो गया? 6181, यानी 18.16, ठीक है। अब H2O का आणविक द्रव्यमान जो
होगा वो 18.16 हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, आप किसी का निकाल सकते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कुल कितने गोल्ड है परमाणु, 3, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का पूरा एक अणु यानी 2 परमाणु। ठीक है, तो अब इसमें C का कितना होता है, C का कितना होता है 12। ठीक है, 12 परमाणु द्रव्यमान होता है इसका C परमाणु का, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब कार्बन के कितने हैं यहाँ पर परमाणु इन्वॉल्व है, 1, तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो इसलिए ऑक्सीजन के 2 है, इसलिए 16 × 2 इज इक्वल टू 32, और कार्बन का कितना आया 12। ठीक है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 4 and 4, यानी कि 44 कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। अब उसी तरीके से हम NH3 यानी कि अमोनिया का निकाल सकते हैं। अमोनिया में पहले क्या आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। नाइट्रोजन के कितने परमाणु इन्वॉल्व है, 1, पूरा अणु नहीं है, 1 परमाणु है बस अमोनिया बनने में। और हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो हाइड्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन पे 1 का कितना होता है 1.08, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.08, तो है कितने 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका तो हो गया 14, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.00 और यहाँ 24 और 3 बन जा 3। ठीक है, तो कितना हो गया 4, 2 और 7 और 1, यानी 17.24 किसका आणविक द्रव्यमान है NH3 का। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी यौगिक का हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, बस हमें क्या जरूरत है कि हर परमाणु का, किसी भी, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इन सब का हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं।